नमस्कार। 145 करोड़ लोगों के भारत में हम सब जानते हैं मोदी जी के बाद दूसरा सबसे ताकतवर इंसान कौन है। यह सवाल पूछा जाता है, डिबेट होती है, प्राइम टाइम पर घंटों डिस्कस होता है। अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं कैसे वो इतने पावरफुल बने, जिन्हें भारत की राजनीति का चाणक्य तक कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक अलग सवाल की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारी जितनी ही आबादी का एक और देश है इस दुनिया में, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो अमेरिका को सीधा आंखों में आंखें डालकर टक्कर दे रही है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, स्पेस प्रोग्राम है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, और जिस पर अभी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि जब ये कुछ करता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चाइना की। इस देश में जी जिनपिंग के बाद असली माई बाप कौन है? इनका नाम है काई की। आपने शायद ये नाम कभी नहीं सुना होगा पहले, आपने इनका चेहरा कभी टीवी पर पहले नहीं देखा होगा। चाइनीज मीडिया भी इनके बारे में बहुत कम लिखती है। इनका कोई वायरल मूवमेंट नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये आदमी डेलिबरेटली इनविजिबल रहना चाहता है। लेकिन जब एक सीनियर चाइनीज पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछा गया कि अगर कल सुबह जी जिनपिंग नहीं रहे तो चाइना का अगला नंबर 1 कौन होगा, तो जवाब आया बिना एक सेकंड रुके, काई की। ना कि चाइनीज प्रीमियर जिनका नाम है ली कीयांग, जो ऑफिशियली नंबर 2 पोजीशन पे है चाइना में। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि यह आदमी कौन है, कहां से आया, क्या करता है और इतना पावरफुल कैसे बना। क्यों ये चाइना की इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स सब कुछ अकेले कंट्रोल करता है, और दुनिया को इससे क्यों डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए। ये कहानी दोस्तों अलग है। तो पहले एक जरूरी चीज समझनी पड़ेगी, बिना इसके काई की पूरी स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। चाइना कैसे गवर्न होता है। दोस्तों, हम भारत में देखते हैं प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है, पार्लियामेंट होता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है हमारे सिस्टम में, लेकिन स्ट्रक्चर काफी क्लियर है। जो जीतता है वही रूल करता है। लेकिन चाइना में पार्टी ही सब कुछ है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एक मुखौटा है, एक फेस है पब्लिक के लिए। असली डिसीजन, असली पावर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ली जाती है। सबसे ऊपर है पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी, सिर्फ 7 लोग और 1.4 बिलियन की आबादी का देश। एक न्यूक्लियर पावर, दुनिया की दूसरी बिगेस्ट इकोनॉमी, और असली फैसले सिर्फ 7 इंसान लेते हैं। ये 7 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं वॉर करनी है या फिर नहीं, इकोनॉमी कैसे चलानी है, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, सब कुछ। जी जिनपिंग नंबर 1 पे हैं, काई की नंबर 5 पे हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो चाइना ने आपको सक्सेसफुली कंफ्यूज कर दिया है। नंबर्स यहां बिल्कुल मिसलीडिंग हैं। पावर इस देश में टाइटल से नहीं नापी जाती, यहां पावर नापी जाती है एक्सेस से, कंट्रोल से और प्रॉक्सिमिटी से। एक चीज जानिए, जो है जनरल ऑफिस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे देश में जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक पीएमओ होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उधर से फाइल्स रूट होती हैं, अपॉइंटमेंट्स डिसाइड होती हैं, डेली ऑपरेशंस हैंडल किया जाता है, वैसे ही चाइना में जनरल ऑफिस बिल्कुल वही काम करता है, लेकिन 100 टाइम ज्यादा पावर के साथ। क्योंकि यह डिसाइड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन जी जिनपिंग के पास पहुंचेगी, कौन जी जिनपिंग से मिलेगा, कौन सी फाइल्स आगे भेजी जाएंगी, कौन सी रोक दी जाएंगी। और इस जनरल ऑफिस का हेड कौन है? काई की। एक अमेरिकन सीनियर एनालिस्ट ऑफ सीएनएन ने यह कहा, ही कंट्रोल्स द पीपल एंड इंफॉर्मेशन दैट रीच जी जिनपिंग। सोचिए इसका मतलब क्या है। अगर आप कंट्रोल करते हो कि एक लीडर क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा, तो आप एसेंशियली कंट्रोल करते हो कि वो क्या सोच रहा है और क्या डिसाइड कर रहा है। यह है काइकी की ताकत। अब आते हैं इस आदमी की कहानी पे। 1955 फुजियान प्रोविंस, ईस्टर्न चाइना में एक छोटा सा गांव, एक ऑर्डिनरी फैमिली, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई पावरफुल बाप नहीं और कोई चाचा जी नहीं जो पार्टी में बैठे हों। काई की एक आम घर में पैदा हुए, लेकिन टाइमिंग बहुत बुरी थी उनके जन्म की। 1966 में जब काई की सिर्फ 11 साल के थे तो माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया। ऑफिशियली इसका मतलब था पुरानी सोच, पुराना कल्चर, पुरानी हैबिट सब कुछ खत्म करना, लेकिन असली मतलब था मेरे ओपोनेंट्स को खत्म करो और मुझे एक गॉड बना दो। इस पीरियड में स्कूल्स बंद करे गए, टीचर्स को क्लास एनिमीज बोल के जेल भेजा गया, बुक्स जलाई गई, लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय करी गई, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स सबको गांव में भेजा गया री एजुकेशन के लिए। बच्चे अपने पेरेंट्स को, पार्टी को रिपोर्ट करते थे। ये 10 साल चला, 1966 से लेके 1976 तक। 5 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। एग्जैक्ट फिगर आज भी चाइना नहीं बताता।
काई की टीनेजर थे। इस पीरियड में उनकी पढ़ाई रुक गई। उन जैसे लाखों दूसरे यंग चाइनीज लोगों को कंट्री साइड में भेजा गया खेत में काम करने के लिए, फिजिकली मैनुअली, ग्रेट कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए। लेकिन यहां इस खेत में इस मुश्किल की घड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसने काई की पूरी जिंदगी बदल दी। फुजियान में उसी वक्त उसी हालत में एक और यंग ऑफिशियल काम कर रहे थे जो थे जी जिनपिंग। जी भी उसी तरह उधर भेजे गए कंट्री साइड में। जी भी वहां से उठे थे, जी भी उन तकलीफों से गुजरे थे और जब दोनों ने साथ में काम किया तो फुजियान में 1980s में उनके बीच में एक बॉन्ड बना। भाई शेयर्ड सफरिंग से जो दोस्ती बनती है वो कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं तोड़ सकती। जब दोनों ने एक साथ गरीबी देखी हो, सिस्टम की क्रूअल्टी देखी हो, फिर साथ में ऊपर आए हो तो वो कनेक्शन अनब्रेकेबल हो जाता है। यही है काइकी की असली ओरिजिन स्टोरी, जी की फ्रेंडशिप। वो एक राज है जो उन्हें आज तक प्रोटेक्ट करता आया है। और उनकी करियर ट्रैजेक्टरी क्या थी? स्लो बर्न टू सुपरनोवा। 1980 से 2000 तक फुजियान और ईस्टर्न चाइना में कई पार्टी पोजीशन बदली काइकी ने। कोई स्टारडम नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सिर्फ काम। 2000 में जीजियांग प्रोविंस में गए और गैस उधर उन्हें कौन मिला? जी जिनपिंग। 2012 में जी नंबर 1 बन गए, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, द बिग बॉस। और फिर काइकी करियर ने रॉकेट की तरह स्पीड पकड़ ली। 2017 में पॉलिट ब्यूरो मेंबर बने, बीजिंग के पार्टी के चीफ बने, जैसे इंडिया के कैपिटल के सीएम के इक्विवेलेंट। 2022 में पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी यानी टॉप 7 में जगह मिली। 2022 से आज तक जनरल ऑफिस हेड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हेड, सेंट्रल गार्ड ब्यूरो हेड। 13 साल में एक छोटे प्रोविंशियल ऑफिस से चाइना के दूसरे सबसे पावरफुल आदमी बने। ठीक है, मैं आपको काइकी की ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन बताता हूं और आप डिसाइड करना कि क्या एक इंसान की जॉब है या फिर एक पूरी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की। जॉब नंबर 1 जो है जनरल ऑफिस हेड। ये है पार्टी का नर्व सिस्टम। सब कुछ यहां से कोऑर्डिनेट होता है। जी डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, काई डिसाइड करते हैं कैसे होगा, कब होगा और कौन करेगा। मतलब अगर जी बोलते हैं ताइवान पर प्रेशर बढ़ाओ तो काई का ऑफिस डिसाइड करता है कि कौन से मिलिट्री यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, कौन से डिप्लोमैट्स ब्रीफ करने होंगे, कौन सी मीडिया मैसेजिंग रिलीज होगी, कौन सी टाइमलाइन फॉलो होगी। वो मास्टर एग्जीक्यूटर की तरह काम करते हैं। और यहां एक हिस्टोरिकल चीज बताता हूं कि इस पोजीशन में पहले कौन था। वैंग डोंगजिंग, माओ जेडोंग का पर्सनल बॉडीगार्ड, जो माओ की डेथ के बाद इतना पावरफुल हो गया कि उसने गैंग ऑफ 4 को टॉपल करने में हेल्प करी। काइकी उस सेम चेयर पर अब बैठे हैं। जॉब नंबर 2 जो है सेंट्रल गार्ड ब्यूरो हेड। ये है जी जिनपिंग की पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स। और ये लोग क्या करते हैं? हर मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं, वेन्यू एडवांस में स्वीप करते हैं, विजिटर स्क्रीन करते हैं। और ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत बड़ी चीज। करंट और रिटायर्ड लीडर्स पर भी नजर रखते हैं, मतलब रिटायर्ड जनरल्स, फॉर्मर पॉलिटिशियंस, सब पर नजर रखते हैं। ये सर्वेलेंस स्टेट का पर्सनल रिमोट कंट्रोल है और रिमोट काई के हाथ में है। जॉब नंबर 3 जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हेड। ये बॉडी पॉलिट ब्यूरो का डिसीजन इंप्लीमेंट करती है। टॉप 7 जो डिसाइड करते हैं उसे एक्चुअल पॉलिसी में ट्रांसलेट करना सेक्रेटेरिएट का काम है। काई इसके हेड है, मतलब वो डिसीजन लेने में भी इन्वॉल्व हैं और इंप्लीमेंट भी वही करते हैं। एक ही इंसान दोनों साइड पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। चाइना में यही कॉन्सेप्ट डिफरेंटली डिफाइंड है। जॉब नंबर 4 जो है साइबर अफेयर्स कमीशन। ये बॉडी डिसाइड करती है चाइना का इंटरनेट कैसे दिखेगा, कौन सी वेबसाइट्स ब्लॉक होंगी, सोशल मीडिया पे क्या अलाउड है, टेक कंपनीज कैसे रेगुलेट होंगी। द ग्रेट फायरवॉल, उसकी पॉलिसी यही बनती है। फेसबुक बंद, गूगल बंद, इंस्टाग्राम बंद, यूट्यूब बंद। ये टेक्निकल डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है और पॉलिटिकल डिसीजन काई के ऑर्बिट से ही आता है। अब है जॉब नंबर 5 जो है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। ये बॉडी 2013 में जी ने बनाई थी, अपना पर्सनल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें है मिलिट्री चीफ्स, इंटेलिजेंस हेड्स, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स। वो रूम जहां वॉर और पीस के डिसीजन लिए जाते हैं। काई वहीं बैठते हैं। तो समरी क्या है? एक आदमी 5 मेगा रोल्स, पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल सिक्योरिटी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, डिजिटल कंट्रोल और नेशनल सिक्योरिटी। अगर ये एक स्टार्टअप होता तो इन्वेस्टर्स ये कहते द फाउंडर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। दोस्तों अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। चाइना में सक्सेशन प्लानिंग का क्या हाल है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इधर समझना पड़ेगा। माओ जेडोंग के बाद चाइना में कैटास्ट्रोफिक पावर स्ट्रगल रहा। डेंग जियाओपिंग के बाद भी सेम ड्रामा हुआ। इसीलिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक इनफॉर्मल सिस्टम बनाया जिसमें रेगुलर लीडरशिप ट्रांजिशन हो, एज लिमिट रखी जाए, टर्म लिमिट्स हो, एक तरह की मैनेज सक्सेशन, ताकि पावर स्ट्रगल ना आए और कंट्री स्टेबल रहे, ताकि चाइना में कोई भी दिक्कत ना आए। जी जिनपिंग ने यह सब तोड़ दिया। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में लिमिट
लिमिट्स हटा दिए और 2022 में अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म के लिए आ गए। अब रिपोर्टेडली फोर्थ टर्म की भी बात चल रही है और कोई क्लियर सक्सेसर डिजिग्नेट नहीं किया डेलिबरेटली, क्योंकि जी ये जानते हैं जिस दिन आप सक्सेसर अनाउंस करते हो उस दिन से वो सक्सेसर अपनी पावर कंसोलिडेट करने लगता है, फैक्शन बनाता है, एलाइज बनाने लगता है और पूरी पार्टी में सिग्नल जाता है कि मैं अगला लीडर बनूंगा। एम्बिग्विटी ही जी की प्रोटेक्शन है, लेकिन इसमें एक मैसिव रिस्क भी है। अगर जी कल मर जाते हैं तो चाइना लीडरलेस हो जाएगा। 1.4 बिलियन लोगों को न्यूक्लियर आर्म सुपर पावर बिना किसी क्लियर लीडर के होगा। और यहां काइकी का नाम क्यों आता है? देखिए, काइकी के पास क्या है? जी के साथ 30 साल का डायरेक्ट ट्रस्ट, ये रिप्लेस नहीं हो सकता किसी भी नए कैंडिडेट से। जनरल ऑफिस कंट्रोल मतलब वो इमीडिएटली पार्टी मशीनरी एक्टिवेट कर सकते हैं, फाइल्स मूव कर सकते हैं, ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। सेंट्रल गार्ड ब्यूरो, सिक्योरिटी अपैरेटस उनके हाथ में है, अगर कूप होना हो या नहीं होना हो उसको रोक सकते हैं। दोनों के लिए वो की पोजीशन पर हैं। कोई इंडिपेंडेंट पावर बेस नहीं है। ये सुनने में वीकनेस लगती है, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है सक्सेशन सिनेरियो में। दूसरे फैक्शन उनको इमीडिएटली थ्रेट नहीं मानेंगे, वो सेफ चॉइस लगेंगे। एज 70 है, यानी इनफ एक्सपीरियंस है, लेकिन इस एज में लॉन्ग टर्म के लिए बैठना अनलाइकली है, तो एम्बिशियस यंग लीडर्स उनको टॉलरेट करेंगे ये सोच के कि ये थोड़े टाइम के लिए है, फिर हमारा टाइम आएगा। ये परफेक्ट इंटरिम लीडर प्रोफाइल है, लेकिन और ये काफी क्रूअल आयरनी है, काइकी पावर का सोर्स है उनकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी। वो पावरफुल है क्योंकि जी उन पे ट्रस्ट करते हैं। वो ट्रस्ट चला जाएगा अगर जी चले जाए तो। उनकी पावर का कोई इंडिपेंडेंट बेस नहीं रहेगा। जो भी अगला लीडर आएगा वो काई को थ्रेट मान सकता है, साइडलाइन कर सकता है। और चाइना में रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल की हिस्ट्री ऑलरेडी काफी अनकंफर्टेबल है और उसमें काफी अभी भी जेल में बैठे हैं। अब एक बात इंटरनेशनल एंगल से समझनी बहुत जरूरी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट, ने काइकी से सोलो मीटिंग मांगी पर उनको मिली नहीं। अमेरिका ने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन चाइना ने एसेंशियली बोल दिया कि वो अवेलेबल नहीं है। ये डिप्लोमैटिकली काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है, लेकिन एक्चुअली ये काइकी पावर का टेस्टामेंट है। अगर वो हर अमेरिकन रिक्वेस्ट पर हां भर दें तो वो जी के लिए यूजफुल नहीं रहेंगे। तेरी ना में मेरी ना है, यही रिलेशनशिप है जी और काई के बीच। अमेरिका जानना चाहता है काई ताइवान पर क्या सोचते हैं, ट्रेड वॉर पर क्या सोचते हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी पर क्या सोचते हैं। किसी को यह नहीं पता क्योंकि वो पब्लिकली कुछ नहीं बोलते। ये साइलेंस ही उनकी सबसे बड़ी इंटरनेशनल पावर है। तो क्या सीखा हमने आज की वीडियो में? एक आदमी जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना, पार्टी मशीनरी कंट्रोल करता है, पर्सनल सिक्योरिटी कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल करता है, डिजिटल चाइना कंट्रोल करता है, मिलिट्री फोर्सेस में सीधा रोल है। सक्सेशन सिनेरियो में ऑब्वियस आंसर है। और भारत में हम एक ओपन डेमोक्रेसी में रहते हैं दोस्तों, बहुत ही तकलीफों के बावजूद। हम जानते हैं कौन कहां बैठा है, हम डिबेट कर सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, हम इस वीडियो में किसी भी नेता का नाम ले सकते हैं बिना डर के। ये एक बड़ा प्रिविलेज है जो हम एक्चुअली काफी बार इग्नोर कर देते हैं। चाइना में काइकी का नाम लेना, अगर आप वहां रहते हैं तो काफी बड़ा रिस्क है। वो जर्नलिस्ट जो ज्यादा गहराई में गए और वो एनालिस्ट जो ज्यादा बोलते हैं वो गायब हो गए। वो आदमी जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना, वो शायद इस वक्त पे दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान है। ये है चाइना। यहां पावर दिखती नहीं, महसूस होती है, और जब तक आप महसूस करते हो तब तक वो काम कर जाती है। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।